अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने जा रहा है। मईशत अब भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इस हवाले से बड़े बड़े फैसले किए गए हैं, सख्त इकदाम भी उठाए गए हैं, बहुत सारे इकदाम पर हुकूमत खड़ी भी है, मगर सरमायाकारों का एतमाद अब भी बहाल नहीं हो सका है। स्टॉक मार्केट अब तक संभल नहीं सकी है। पैदावार में इजाफे की बजाय कमी आ रही है। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में आज 369 पॉइंट्स की कमी देखी गई और मार्केट 31,734 पॉइंट्स पर बंद हुई, जिसे 40 माह की कम तरीन सतह करार दिया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर मुनाफे के रुझान में भी कमी आई है। माली साल के इब्तिदाई 9 माह में यानी जुलाई से मार्च तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज और सेक्टर्स के मुनाफे में मजमूई तौर पर 4.3% की कमी आई है। अगर पैदावार का जायजा लिया जाए तो इसमें इजाफा नहीं हो सका है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार में भी माली साल के इब्तिदाई 10 माह में 3.5% की कमी आई है, यानी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के मुनाफे में कमी आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो पैदावार है उसमें 3.5% की कमी है। अगर टेक्सटाइल की पैदावार का जायजा लिया जाए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तो उसमें 0.32% की कमी आई है। हालांकि गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 10 माह में इस सेक्टर की पैदावार में 0.51% का इजाफा हुआ था। इसी तरह फूड एंड बेवरेजेस एंड टोबैको की पैदावार में 7.04% की कमी आई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में इस सेक्टर में 3.46% का इजाफा हुआ था। इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 7.13%, फार्मास्यूटिकल में 6.97%, केमिकल में 3.85%, ऑटोमोबाइल सेक्टर की पैदावार में 11.2% की कमी आई है। इसी तरह आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स में 10.78% की कमी आई है। पैदावार में बड़ा इजाफा नहीं हो सका है। सवाल उठ रहा है कि अगर पैदावार में इजाफा नहीं होगा, जो लिस्टेड और रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनकी आमदनी में कमी होगी। 5,500 अरब रुपए का टैक्स कैसे जमा होगा? कंपनियां अगर कमाएंगी, अगर पैदावार में इजाफा होगा तो जितना वो कमाएंगी उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स देंगी। अगर उनकी आमदनी में कमी आ रही है, अगर पैदावार में कमी आ रही है, तो कैसे 5,500 अरब रुपए का हदफ पूरा होगा? और एक सवाल ये भी है कि अगर पैदावार में कमी आ रही है तो कैसे पाकिस्तान अपनी बरामदाद में इजाफा कर पाएगा? मगर एक मस्बत खबर ये है कि हुकूमत का दावा है कि टैक्स फाइलर्स की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार फाइलर्स की तादाद 21 लाख हो गई है और हुकूमत का हदफ है कि फाइलर्स की तादाद 40 लाख तक पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल है। हमने मईशत में इस्लाहात की हैं। आज 21 लाख लोग अपनी टैक्स रिटर्न अब तक जमा करा चुके हैं, अभी 3 दिन बाकी है। ये पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट नंबर है टैक्स रिटर्न जमा कराने का। हमारा टारगेट 40 लाख है 5 सालों में। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ चंद महीनों में जो टैक्स रिटर्न का इजाफा हुआ है, 6 लाख या 7 लाख लोगों की टैक्स रिटर्न ज़्यादा आई हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के ऊपर एतमाद है। हम पाकिस्तान को एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी से एक इंडस्ट्रियल बेस्ड इकॉनमी की तरफ लाए हैं। 21 लाख फाइलर्स में इजाफा हुआ है। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद है। फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन ने डॉन अखबार की खबर ट्विटर पर शेयर की। खबर के मुताबिक 2018 के टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते से भी कम वक्त बाकी है और FBR ने इन 1 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी करने का भी फैसला कर लिया है, जो 500 गज से जायद के मकान या 1000 सीसी से जायद इंजन की हामिल गाड़ियों के मालिकान हैं। इस वक्त तक 21 लाख अफराद ने अपने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए हैं, जो FBR की तारीख में सबसे ज्यादा तादाद है। खबर के मुताबिक FBR अब तक 80 लाख से 1 करोड़ अफराद के एदाद-ओ-शुमार जमा कर चुकी है। ये वो लोग हैं जिनके पास 500 गज से जायद का मकान या 1000 सीसी से जायद इंजन की गाड़ी और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं। अब अगले मरहले में FBR उन्हें नोटिस भेजेगी और उन्हें भी टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। मस्बत पेशरफ्त है, मगर अभी भी FBR को 5,500 अरब रुपए का टैक्स जमा करना है। ये बड़ा हदफ है। अहम बात यह है कि शबरदेही साहब मेहनत भी कर रहे हैं और ये नज़र आ रहा है कि टैक्स फाइलर्स की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, मगर उनकी मेहनत क्या इस हवाले से रंग लाएगी? अगर इकॉनमी में एक जनरल स्लो डाउन है, वो कंपनियां जो मुनाफा कमाकर टैक्स देती हैं उनके मुनाफे में तेज़ी से कमी आ रही हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से ना बढ़ रहा हो। शहबाज राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नुमाइंदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, मुआशी सरगर्मियों के हवाले से उसको कवर करते हैं। इनकी स्टोरी भी टैक्स के हवाले से आई। शहबाज राना बहुत शुक्रिया। शहबाज, एक तरफ नज़र आ रहा है
कि जो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड कंपनीज हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उसमें तकरीबन 4.5% की उनकी आमदनी में कमी आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखें, उसमें स्टेट बैंक के अपने डेटा के मुताबिक कमी आ रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और वो उस कमी का सिलसिला बरकरार है। दूसरी तरफ फाइलर्स में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो ये समझा जाए कि 5,500 अरब हुकूमत जमा कर सकती है अगर मुख्तलिफ लिस्टेड कंपनीज की आमदनियों में, जो कि टैक्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, कमी आ भी रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इस वक्त नेगेटिव ट्रेंड है, उसके बावजूद नए एवेन्यूज से हुकूमत 5,500 अरब रुपए जमा कर जाएगी, मजबूत हुआ जाए। जी शुक्रिया शाहजेब साहब। इसमें दो बुनियादी बातें हैं। एक तो जो ओवरऑल इकनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, ये पहली दफ़ा गालबन रिसेंट हिस्ट्री में हुआ कि जब फॉर्मल इकॉनमी वो भी आपकी स्लो डाउन हो रही है और जो इनफॉर्मल इकॉनमी है वो भी स्लो डाउन हो रही है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो डाटा सामने आया है, ये स्लो डाउन बहुत स्टीप है, कुछ 3.5-4% के करीब है, और इसका आप देख रहे हैं कि तकरीबन उसमें जो तमाम बड़े सेक्टर्स हैं उसमें वो नेगेटिव ग्रोथ शो कर रहा है। तो जैसा कि आपने सही कहा, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इसका ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है उसका ये तकरीबन 10 से 11% होता है। तो ये इकॉनमी का जो साइज़ है उसका जो 10 to 11% ऑफ GDP है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर इसमें स्लो डाउन हो रहा है तो आपके रेवेन्यूज़ को भी ये अफेक्ट करेगा। एक चीज़ आपने पिछले दिनों में देखी होगी कि जो बड़ी हमारे जो कार असेंबलर्स थे वो भी अपने जो प्लांट्स हैं प्रोडक्शन की, उसमें वो कुछ दिनों की वो उसमें प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। तो ये भी पहली दफ़ा हो रहा है। तो एक स्लो डाउन इकॉनमी के अंदर है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं हुकूमत, और ये जो स्लो डाउन हो रहा है इसको ये एक डेलिब्रेट पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। जो IMF की डील है उसका मकसद ये है कि जो एक आपकी जो तरक्की का एक रफ्तार थी पिछली हुकूमत में जो 5.8% के करीब थी, उसको स्लो डाउन करना है ताकि जो आपका बजट डेफिसिट था वो बहुत बढ़ गया था और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी, ये दोनों ऐसी चीज़ें थी, इनको दुरुस्त करने के लिए इकॉनमी को स्लो किया जा रहा है। अब बात आ जाती है इसकी इम्प्लीकेशन की। देखिए 2017-18 का जो साल ख़त्म हुआ था उसमें जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स थे वो कुछ 16,91,000 के करीब थे, और अभी जो 21 लाख अफराद का जो रिटर्न फाइलर्स हैं, ये एक फिगर है, ये बहुत अच्छा फिगर है, इसमें तकरीबन 20% का इजाफा है। तो दैट्स अ गुड डेवलपमेंट, लेकिन इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है। शाहजेब साहब, मेरे पास इस वक्त वो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, इसमें वो पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की रिपोर्ट, जिसकी बेस पे मैंने 2-3 स्टोरीज भी फाइल की हैं। ये 21 लाख अफराद कौन है जो आपके टैक्स रिटर्न में जिन्होंने फ़ाइल किए हैं। आपको इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में से जो रजिस्टर्ड लोग FBR के साथ हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जो उनकी तादाद थी वो 47,86,934 अफराद थी। ये वो लोग हैं जो FBR के साथ रजिस्टर्ड थे 2018 में, और इसके अगेंस्ट जिन्होंने रिटर्न फाइल किया था वो 17 लाख ने किया था। ये नंबर अब 17 लाख से बढ़कर 21 लाख हो गया है। तो अभी भी जो लोग FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ 35% हैं जो FBR के साथ रजिस्टर्ड है और अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, ये FBR की कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये वो अफराद हैं जो कारोबार कर रहे हैं, ये वो अफराद हैं जो तनख्वाहदार तबका है। तो अगर ये लोग FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं तो ये रिटर्न में क्यों नहीं आ रहे? इस वक्त जो हमारी डिबेट है, नेशनल डिबेट इस वक्त जो है टैक्स के ऊपर, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में थोड़ी सी वो गलत साइड पे चल पड़ी है। एक बात ये कहना कि पाकिस्तान में सिर्फ 21 लाख अफराद टैक्स देते हैं, ये बात गलत है। पाकिस्तान में 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ अफराद जो हैं वो अपना टैक्स देते हैं, और ये डायरेक्ट जो विद होल्डिंग टैक्सेस की शक्ल में लिया जाता है, ये वो है। ये 21 लाख अफराद वो हैं जो अपने गोशवारे जमा करवाते हैं। दूसरी बात, अगर ये 47 लाख FBR के साथ रजिस्टर हैं तो रिटर्न फिर 21 लाख क्यों जो है वो फाइल कर रहे हैं? तीसरी बात, हमारा ये ख्याल है कि नए लोग टैक्स सिस्टम में जब आ जाएंगे तो इससे आपका जो टैक्स नेट है वो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी जो टैक्स के जो महसूलात है वो बढ़ जाएंगे। गालबन ऐसा नहीं हो रहा। इसका आपने देख लिया है कि पिछले एक साल में तकरीबन आपका कुछ 4 लाख अफराद या 20% उसमें टैक्स के नेट में इजाफा हुआ है। इसके बावजूद हमने जो पिछला माली साल था उसमें पाकिस्तान की तारीख का हमने सबसे बड़ा शॉर्टफॉल 570 अरब रुपए से ज़्यादा का हमने सस्टेन किया है। मगर शहबाज, पिछले होना था हो गया, अब उसके बाद फिर हुकूमत समझती है, उसके बाद इन्होंने 5,500 अरब रुपए का टारगेट दिया है। जुलाई के नंबर्स के हवाले से ये बात आ रही थी कि FBR बड़ा पॉजिटिव है कि अच्छे नंबर्स हैं इस वक्त जो जुलाई के नंबर्स आ रहे हैं। तो जुलाई में क्या अच्छे रेवेन्यू के नंबर्स हैं कि हम 5,500 अरब का टारगेट पूरा कर लें? क्योंकि हुकूमत की पूरी मुआशी पॉलिसी FBR के 5,500 अरब रुपए पर है। अगर वो नहीं पूरा हुआ तो फिर स्टेट बैंक से बोरो करना, फिर इन्फ्लेशन, तो पूरे का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। जुलाई के नंबर्स कैसे हैं?
अभी भी अगर हम जुलाई की बात करें, जुलाई में जो FBR की कलेक्शन का टारगेट है, जो नए टारगेट्स 5,550 अरब की आपने बात की है, उसमें जुलाई में FBR ने जो इकट्ठा करना है वो 291 अरब रुपए है। 25 जुलाई तक का मैं फिगर आपको बता रहा हूँ, 25 जुलाई तक जो रिकनसाइल्ड फिगर है वो अभी तक जो कलेक्शन है वो 195 अरब रुपए है। इसका मतलब है जो बाकी 6 दिन है इस महीने के, जिसमें 2 छुट्टियां भी हैं, तो FBR को मजीद तकरीबन 100 अरब रुपए इकट्ठा करना है। वो मुझे नहीं लगता ये इकट्ठा कर सकेंगे, तो आई एम फोरसीइंग कि ये तकरीबन 40 बिलियन प्लस का ये शॉर्टफॉल हमें जुलाई में ही शायद मिल जाए। और मेरा खदशा ये कि अगर 40 अरब रुपए का आपका जो शॉर्टफॉल जुलाई में आ जाता है, तो पहले क्वार्टर का जो आपका शॉर्टफॉल होगा वो 100 से 150 अरब रुपए तक हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये एक आम माली साल नहीं है। हम IMF के प्रोग्राम के अंदर, और IMF ने अपना जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो क्वार्टरली IMF ने हदफ रखा हुआ है पाकिस्तान को जो हासिल करना है FBR को, वो 1070 अरब रुपए है, जिसके लिए तकरीबन उनको 30% ग्रोथ चाहिए। ओवरऑल पूरे साल के लिए हमें 44% ग्रोथ चाहिए। तो हमारी जो बुनियाद है, जो साल का हम स्टार्ट ले रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। इससे एक बात जाहिर होती है कि ये जो 4 लाख अफराद जो नए टैक्स नेट में आ रहे हैं, इनको जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल वो कम है। एक दूसरा, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है वो अब रेवेन्यूज़ को हिट कर रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है, अभी जो पहले 25 दिन है इस माह के, उसके दौरान जो कस्टम्स की ड्यूटीज़ हैं, जो स्वाय पिछले साल के 3-4 माह थे उससे पहले, उसमें हमेशा ग्रोथ रही है। कस्टम ड्यूटीज़ की जो कलेक्शन है उसमें पहले 25 दिन में तकरीबन उसमें कोई शॉर्टफॉल 10% का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इम्पोर्ट कंप्रेशन पॉलिसीज इस हुकूमत की थी, जिसकी वजह से वो करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना चाह रहे थे और तजारती खसारे को कम करना चाह रहे थे, उसमें शायद उनको उस हद तक कामयाबी नहीं हुई। लेकिन जो FBR के रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत एडवर्सली हिट हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक पिक्चर इस वक्त बन रही है उसमें ये लग नहीं ये चीज़ रही कि हम जो 5,550 अरब की तरफ हमने पहला जो कदम है वो बेहतर उठा लिया। और मुझे ये लग रहा है कि अगर हमें IMF वेवर नहीं देगा, अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही, जो हमारा स्लो स्टार्ट हुआ है FBR का, अगर ये 2 महीने जारी रहा, तो शायद फिर हम अक्टूबर और नवंबर में मिनी बजट की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज राना, इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, नंबर्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आए। शहबाज साहब मेहनत कर रहे हैं तो वो आउटपुट में नज़र आ रहा हो, टारगेट हुकूमत के पूरे हों और IMF से एक वेवर की तरफ हम ना जा रहे हों किसी मिनी बजट की तरफ, क्योंकि इस मईशत को बुनियाद बनाकर, महंगाई और दूसरे नंबर्स को बुनियाद बनाकर अपोजिशन भी सियासत कर रही है। यूम एसिया उनकी तरफ से मनाया गया और अब चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की तरफ बढ़ रही है अपोजिशन, और साथ कह रही है कि उनके बाद बारी आएगी वज़ीर आज़म इमरान खान की। 2 दिन बाद फैसला हो जाएगा कि सादिक सिंजरानी चेयरमैन सेनेट रहेंगे या फिर हासिल गजनजो साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। उसके बाद अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी, ये कंबाइंड अपोजिशन ने तो वाज़ेह नहीं की है, मगर क्योंकि वो कहते हैं कि इसका फैसला लेबर कमेटी करेगी, मगर हतमी फैसले पर पहुंचने से पहले ही अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने इस्लामाबाद में मिलियन मार्च की कॉल दे दी है। मौलाना साहब जब से हुकूमत बनी है तब से ही उसे गिराने की बात कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि अगर अगस्त तक हुकूमत ने इस्तीफा नहीं दिया तो हुकूमत को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च का सामना करना होगा। अगर तुम बज़िद हो कि हम नाजायज होकर भी मुल्क पर मुसल्लत रहेंगे, तो आओ 2-2 हाथ कर लें, देखा जाएगा कि फिर आपका मुस्तकबिल क्या है और हमारा मुस्तकबिल क्या है। ये हमारा आखिरी मिलियन मार्च है। हमारा अगला कदम अब इस्लामाबाद में होगा। हम पहले मरहले में इनको मोहलत दे रहे हैं कि वो अगस्त के महीने में मुस्ताफी हो जाए। अगस्त के महीने में मुस्ताफी हो जाए तो इस्लामाबाद मार्च से बच जाओगे, और अगर आपने अगस्त के महीने में इस्तीफा न दिया तो फिर अक्टूबर के महीने में हम इस्लामाबाद में आएंगे। एक नया दबाव, अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद मार्च की बात कर रहे हैं। हालांकि यौम सियाह के बाद हुकूमत पर कोई दबाव पड़ा नहीं है। हुकूमत इतनी अग्रेसिव है जितनी अग्रेसिव थी। अपोजिशन के आगे घुटने टेकती या अपोजिशन को मनाती हुकूमत नहीं नजर आई है। मगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर में मिलियन मार्च करेंगे, तो हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा कर रहे हैं। मगर अभी मुत्तहिदा अपोजिशन की दीगर जमातों की तरफ से इस ऐलान की हिमायत या मुखालफत में कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिक्र ना करें, वो इस मार्च में अदालत से शिरकत करेंगे। मिलियन मार्च में शरीक होंगे, जो मिलियन मार्च में हम कोर्ट से शरीक होकर फिर ना करेंगे। आसिफ जरदारी साहब भी तैयार हैं, मगर क्या ये मुल्क के मफाद में होगा? क्या पीपल्स पार्टी का ये फाइनल फैसला होगा? और नून लीग भी साथ
शामिल हो जाएगी। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, सदर वस्ती पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, मौलाना तो तय किए बैठे हैं और वो शुरू से ही चाहते हैं कि हुकूमत गिरे। आप लोग कहते रहे कि आप असेंबली आप पूरी करें मुद्दत, हुकूमत को भी नहीं गिराना चाहते। आप नहीं समझते कि अब इतनी जल्दी अक्टूबर में अगर मौलाना ये काम करते हैं, आप उनका साथ देते हैं, तो मुल्क डिस्टेबलाइज ही होगा, मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं करेंगे अगर हुकूमत को इतनी जल्दी गिराने के लिए आप मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर मार्च कर रहे हो? देखिए शाहजेब साहब, हमारी क़यादत डे वन से बिलावल साहब ने पहले दिन से कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, इस मुल्क के मसाइल हल करो, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, बेरोजगारी, इस मुल्क के महंगाई के खात्मे की तरफ कदम बढ़ाओ, तुम्हारे साथ है। जिस दिन जरदारी साहब को गिरफ्तार किया उस दिन भी कहा कि आप बजट अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अवामी बजट लेके आओ, लोगों के मसाइल हल करो, हम आपको बैंक भी थपथपाएंगे, वोट भी देंगे। ये कौन सा, और भी अमेरिका में खड़े होकर खान साहब हमें गालियां देते रहे, उसके जवाब में भी यही कहा कि जनाब हम कौमी के जो इत्तेफाक राय है उसको खराब नहीं करते, कौम के मफाद में जो खान साहब का टूर है उसमें पाकिस्तान की एंगेजमेंट पड़ी है, हम उसको अप्रिशिएट करते, वेलकम करते। तो हमारी तब बड़ी वाज़ेह लाइन है। मुस्लिम लीग का भी यही लाइन रही, बावजूद तमाम तर क़यादत के ऊपर केसेस के, गाली गलोच के, बुरा कहने के, तल्ख अल्फाज, वो आम उनके कारकुनों के नहीं, वज़ीर आज़म की तरफ से खुद, और उनका हदायतनामा के अपोजिशन के साथ बुरा ट्रीट करो, सख्त बातें करो मीडिया में, वो सारा सुना, बर्दाश्त किया। अब भी हम समझ रहे हैं कि अगर हुकूमत जो है वो अपनी सिमत दुरुस्त करती है, वो अगर आवाम की बेहतरी की तरफ चलती है और जो काम नैब का है वो नैब को अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करने दे, वो अदालतों को इंसाफ करने दे, जो उनका काम है, तो हुकूमत जो है वो अपना काम करे, तो बिलाशुबा हुकूमत के लिए आगे बढ़ने के चलने के रास्ते पैदा हो सकते हैं। ये कोई चंबे की बात नहीं, लेकिन हुकूमत अगर खुद अपना सर छोड़ने पर तैयार हो, एक तरफ वो पाकिस्तान के अवाम जो है उनके साथ मुकम्मल राब्ते तोड़ बैठे हैं, उनकी ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर भुला बैठे हैं। आज कौन सा तबका है शाहजेब उनके साथ? आपका मेरा शायद उस पे ग्रुप से ताल्लुक ना हो, हमें जो इस वक्त पिछले साल के अंदर अवामी दबाव, अवाम के ऊपर उनके माशी दबाव बढ़ा है, उसके असरात जरा कम पहुंचे हो, लेकिन जरा कैमरा मैनों से पूछिए, इनके पीछे जो काम करने वाले नौजवान है इनसे पूछिए, अपने चौकीदारों से पूछिए, जो पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद है जो बेरोजगार है बेचारी, जो देहातों में रहते हैं, उनसे पूछिए, तो पाकिस्तान का हर तबका इस हुकूमत से नाला और तंग है। सो उसमें वो अमरीकी तबके को अपने लिए बड़ा समझ रहे हैं। अब अगर हुकूमत खुद ही अपने लिए खगड़े खोदे और अवाम को मायूस करे, तो अवाम हमसे पूछेंगे तो सियासी जमातों ने तो अवामी ट्रेंड के साथ जाना है, अवाम की ख्वाहिशात के साथ जाना है, उसको लीड करना है। तो हम समझते हैं कि रास्ता हुकूमत अगर अपना सिमत दुरुस्त कर ले तो हो सकता है कि इनके लिए आसानी पैदा हो जाए, नहीं तो जाने का रास्ता खुद पैदा कर रहे हैं। मतलब आपने ज़ाहिर यौम सियाह भी मनाया, सब चीज़ें की, हुकूमत के कान पे जू नहीं रहेंगी, हुकूमत कोई परेशान नहीं है आप सबके एहतजाज से। और आप जब अब अक्टूबर में अगर मौलाना मिलियन मार्च की बात कर रहे हैं तो वाज़ेह तौर पर नज़र भी आता है कि आप एक दूसरे पर एतमाद करते नहीं हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, स्पीकर का इलेक्शन हो, फिर सदारत का इलेक्शन, उसमें नज़र आया है कि आप लोगों का आपस में एतमाद है नहीं। तो जब एतमाद ही नहीं है तो फैसले पर अमल दरामद कैसे करेंगे? कोई एक कर ले या बाकी सारे मिलके कर ले, और हुकूमत क्यों परेशान हो आप लोगों से? शाहजेब, जो तो हमारा माजी है वो तल्ख है, इसमें कोई शक नहीं है, हम एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, बड़ा तल्ख है। मुकम्मल तौर पे इत्तेमाद साजी काफी मुश्किल काम होता है, तो हम मर्ज तो नहीं हो गए, नहीं कोई हमारा फॉर्मल इत्तेहाद बन गया है कि हमने मिलके पॉलिटिक्स करनी है। वो लेवल्स होते हैं जब जाऊला के खिलाफ या इस तरह, या इवन हमारी अपनी जमात के खिलाफ जब इत्तेहाद खड़े किए गए, तो उसमें एक खास रास्ता पैदा किया गया था, लोगों को ट्रस्ट था कि मिल के इलेक्शन लड़ना है, आइंदा हुकूमतें मिलकर बनानी है। ऐसी कोई कैफियत अभी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि एतमाद नहीं है। हाँ, हम एतमाद मिले हैं, उसमें एतमाद साजी हुई है, बेहतरी हुई है। फर्स्ट स्टेप पे हमने अपोजिशन के एहतजाजी रैलियां जलसे करने थे, वो किए, कामयाब किए, उसमें एतमाद साजी में और बेहतरी हुई। अब अगर हम अपोजिशन की तरफ से जो जॉइंट मूव है चेयरमैन सेनेट की, उनको हटा लेते हैं और अपोजिशन का इत्तेफाक राय का कैंडिडेट आ जाता है, तो और एतमाद साजी होगी, और अगले आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर इस एतमाद साजी में बड़ी तेजी से इजाफा होगा। अगले स्टेप जो है वो आपको इत्तेफाक राय से मिलेंगे, और हम कोई बाय चॉइस नहीं कर रहे। ये तो इस हुकूमत ने हालात जो क्रिएट कर दिए हैं मुल्क के अंदर, जो जमात भी इस वक्त अवामी जो मसाइल हैं उनकी तरफ कवर करेगी, उनकी तरफ पुश करेगी, वो अवाम से फारिग हो जाएगी। ऑलरेडी अवामी दबाव बहुत है, और अब अवाम की तरफ से गवर्नमेंट अगर आंखें फेर रही है तो अपोजिशन की जमातें तो नहीं फेरेंगी। तो एतमाद का कोई कमी नहीं है, वो और बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मगर एक अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी अब सबसे पहली जमात जिसने मौलाना साहब के मिलियन मार्च के में साथ देने की हामी भरी है, जो कि जरदारी साहब ने वो बात की।
अगर वो अक्टूबर में हुकूमत को गिराने के लिए जाते हैं तो मौलाना साहब ने बाकायदा तौर पर अपनी तकारीर से वाज़े किया है कि वो मज़हब का इस्तेमाल करेंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़। यौम सियाह पर भी जो अपोजिशन का प्लेटफॉर्म था उनकी तकरीर अलग थी, मिलियन मार्च का जो प्लेटफॉर्म था उस पर तकरीर अलग थी। अब नून लीग तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नून लीग के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मज़हब का इस्तेमाल किया और नून लीग ने नहीं सीखा है अपनी गलतियों से। वो भी पिछले दिनों ये बात करते नजर आए, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने आए हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर वाजे किया। APC के इजलास से भी खबर यही निकली कि उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म के खिलाफ मज़हब का इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं सियासत इस बुनियाद पर नहीं करूँगा। तो आप क्या वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ लेंगे कि मौलाना साहब को साफ साफ कहेंगे कि ये नहीं होगा, आप जो भी कर रहे हैं, मिलियन मार्च कर रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी आपका साथ देगी तो हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि इससे मुल्क आज तक पीछे ही गया है, अब हम मुल्क को आगे इस तरीके से नहीं लेके जाएंगे? शाह से पहली बात तो ये है कि आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया, बिलावल साहब ने न सिर्फ APC में बल्कि इसके बाद और इससे पहले बहुत सारे मौके पे असेंबली में, बाहर जलसों में वाज़े तौर पे कहा कि हम मजहब के कार्ड को इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी को भी। हुकूमत करे, कोई एजेंसी करे, कोई इदारा करे, कोई जमात करे। मौलाना का क्या मसला है? मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सियासी मजहबी जमात है, उनकी मजहबी फॉलोअरशिप है, उनके यहाँ मदरसों के स्टूडेंट भी हैं, उनके मजहब को ज्यादा सख्ती के साथ मानने वाला उनका एक अपना सेक्ट मौजूद है जो उनके फॉलोअर है, उनके खाली मदारस के लोग नहीं है, और उन्होंने उस कंस्टिट्यूएंसी को देख के अपना नैरेटिव देना है। लेकिन ये बात भी तय है कि मौलाना जिस फोरम पे पेशावर में अगर उन्होंने बातें की तो 2 जलसे किए। एक जलसे में उन्होंने वो नैरेटिव दिया, उस नैरेटिव पे बात की, उस हवाले से बात की जो अपोजिशन का इत्तेफाक राय का नैरेटिव है जिसमें सारी जमातें इकट्ठी थी, और दूसरा उनकी अपनी जाती जमात का जिसमें खालिस्तान के लोग थे और कोई जमात नहीं थी, उसमें उन्होंने अपना नुक्ता नजर लिया। ये अपोजिशन का तयशुदा तरीका है कि अगर कोई जमात अपना नुक्ता नजर लेना चाहती है तो ले, हमें तो कोई एतराज नहीं, लेकिन कॉमन एजेंडा, कॉमन गोल्स, इस पॉइंट पे आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तयशुदा है, इसमें कोई। मगर कैसा साहब, अगर आपका एक इत्तेहादी ये काम करेगा, और जैसे कि हम कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भरपूर इस्तेमाल किया मजहब कार्ड का अपनी सियासत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और नून लीग को नुकसान पहुंचाने के लिए, उससे मुल्क भी पीछे चला गया। अब उनके खिलाफ भी अगर यही कार्ड इस्तेमाल होगा और मौलाना करेंगे तो फिर आने वाले दिनों में वो नून लीग या आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा और इसी तरीके से मुल्क पीछे जाता जाएगा और सियासत भी पीछे जाएगी। तो आपको समझाना तो पड़ेगा। और क्या इस बात को यकीनी बनाया जा सकता है कि ऐसी किसी तकरीर का, ऐसी किसी कैंपेन का पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी इस हुकूमत को, अगर वो गिराना भी चाहते हैं और मौलाना साहब के साथ जाते हैं? ये तो ऑलरेडी तय हो चुका जी शाहजेब, ये तो ऑलरेडी लाइन ड्रा हो चुकी है, APC में ड्रा हो गई थी। मौलाना का हक है, वो जो बात करना चाहे हम उनको रोक तो नहीं सकते, वो जिस बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते हैं वो हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन अगर हम उनके साथ हैं, जो कि है बिल्कुल उनके साथ है, और जब हम उनके साथ चलेंगे तो जिस पॉइंट पे हमारा इत्तेफाक होगा वो इस वक्त मैं समझता हूँ तो वो नुक्ता नजर जो मौलाना लेके चल रहे हैं उससे ज्यादा जोरदार नुक्ता नजर ये है कि हर आदमी के अपने पेट का मसला है। इस वक्त पाकिस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, सनतकार हैं, ताजर हैं, छोटे बड़े सब के सब लोग, और सरकारी मुलाजिम हैं, सब लोग एहतजाज में हैं। इस वक्त हर बंदा जो है वो परेशानी के आलम में है, कारोबार श्रिंक हो रहे हैं, तो उससे जो फिजा है वो यकीनन पॉलिटिकल इशूज ज्यादा अहम है। मैं समझता हूँ इस पे मौलाना बड़े वाइज आदमी है, समझदार आदमी है, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करेंगे, उनका हक है, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन हमारा जो नुक्ता नजर है और जिसपे इत्तेफाक राय है जो जॉइंटली चलेगा उसमें यकीनन मजहबी मुनाफरत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, हम सारे मजहब के मानने वाले हैं, हम सारे मज़ाहब का एहतराम करने वाले हैं, हम सारे अंबिया का एहतराम करने वाले हैं, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हम इसको अपने सियासी मकासद के लिए या सियासी ऑब्जेक्टिव्स के लिए नकल इस्तेमाल करते थे, हम करेंगे। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जो सियासत है उसमें सियासत और अवामी मसाइल पर ही बात होगी, चाहे वो मौलाना साहब की तरफ से हो या किसी दूसरे की तरफ से हो, और वही गलतियाँ नहीं दोहराई जा रही होंगी जो 1-1.5-2 साल पहले नून लीग के खिलाफ दोहराई गई, जिससे का मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। और अगर गलती का एहसास है तो फिर तो सबको मिलकर ही करना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है उस पर बात करेंगे। मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे की समाअत आज से इंसदाद मंशियात की अदालत में शुरू हो गई है। आज समाअत के मौके पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने भी राना सनाउल्लाह से मुलाकात की थी। अब अहम बात यह है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत की तरह इंसदाद मंशियात की अदालत में भी ANF की जानिब से राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए गए।
और नामुकम्मल चालान में इसका जिक्र भी कोई नहीं है, जिस पर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरयार आफरीदी को तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि वो वीडियो कहाँ है जिसके दावे किए जा रहे थे। लाहौर में इंसदाद मंशियात की अदालत में आज ड्यूटी जज खालिद बशीर ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग केस की समाअत की। राना सनाउल्लाह का दूसरा जुडिशल रिमांड खत्म होने पर उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया। इस मौके पर राना सनाउल्लाह के वकला ने एतराज़ उठाया कि उन्हें अभी तक केस का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया और जो चालान जमा कराया गया है उसकी दस्तावेजात भी नहीं दी गई। इसके साथ राना सनाउल्लाह के वकला का कहना था कि जेल में उनका मेडिकल तो किया जाता है लेकिन रिपोर्ट्स और अद्वियात फराहम नहीं की जा रही हैं। अदालत से दरख्वास्त है कि उन्हें घर से अद्वियात मंगवाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने जेल हुक्काम से 31 जुलाई तक रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 9 अगस्त तक तौसी कर दी है। 1 जुलाई से गिरफ्तार राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में तीसरी बार तौसी की गई है। इससे पहले लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनका पहले 16 जुलाई और फिर 29 जुलाई तक का जुडिशल रिमांड दिया था, लेकिन राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को तकरीबन 1 माह गुजरने के बावजूद उनके खिलाफ सबूत सामने नहीं लाए गए हैं, अदालत में पेश नहीं किए गए हैं। इस हवाले से आज समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरयार आफरीदी से सवाल किया कि वो वीडियो कहाँ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें मंशियात बरामदगी का सबूत मौजूद है। इन्होंने चालान आज पेश किया है, चालान में वो वीडियो किधर है जो शहरयार अफरीदी जो है वो कह रहा था कौमी असम्बली के इजलास में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास वीडियो है जब बरामदगी हुई है राना साहब से। अगर वो वीडियो है तो वो बताए वीडियो किधर है। इन्होंने तो मुझे वहाँ से पकड़ा है, थाने लेके गए हैं और थाने में मेरे साथ किसी ने एक लफ्ज़ गुफ्तगू नहीं की। बयान रिकॉर्ड करना तो बहुत दूर की बात है और अगले दिन अदालत में पेश करके कहा कि जी ये 15 किलो हीरोइन जो है वो गाड़ी से जो है वो बरामद हुई है और कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है चालान में। राना सनाउल्लाह का कहना था कि उनके इक़रार जुर्म का बयान झूठा और बेबुनियाद है। इस हवाले से एनएफ की कहानी मज़े का फ़ैज़ है। सारा फ्रॉड है, कोई इतराफ़ी बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये सब झूठ है और ये बज़ का फेज जो है ये स्टोरी इन्होंने जो है वो बनाई है। मैं अपनी जमात के साथ हूँ, मैं अपने लीडर नवाज शरीफ के साथ हूँ। मैं पहले 100% मियाँ नवाज शरीफ के साथ था, अब मैं 100,000% राना सनाउल्लाह के खिलाफ अदालत में जमा कराए गए एनएफ के चालान में दावा किया गया है कि उन्होंने मंशियात के कारोबार से मुंसलिक होने का एतराफ़ कर लिया है, मगर राना सनाउल्लाह ने उसे बेबुनियाद करार दे दिया है। अहम बात यह है कि 1 जुलाई को राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद से मुसलसल उनके खिलाफ सबूतों की मौजूदगी के दावे हो रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरयार आफरीदी DG एनएफ के साथ अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कौमी असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान वाज़े तौर पर दावा कर चुके हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं जिन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज विटनेसेस हैं। जहां सबूत हैं A to Z तमाम सबूत जो हैं वो इंशाल्लाह कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। तमाम जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स और तमाम चीजें जो आपके ज़हन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। जब 3 हफ्ते तक उनको बाकायदा फॉलो किया गया, फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद जब हाथ अल्लाह के फजल से डाला तो बताया गया राना साहब ये आपका सामान है। उन्होंने कहा जी मेरा है, ये हम खोल सकते हैं? हाँ जी खोल लें। जब खोला और नीचे से जो चीज निकली तो आपको उस रब की कसम है ख्वाजा साहब कि आप जब अकेले में मिले, आप दिल पर रखे और उनसे पूछे कि आपको अपनी औलाद की कसम कि ये आपका या किसी और का है, उनकी आंखें आपको बता देगी मेरे रब के फजल से। दूसरों को कस्में दे के वास्ते दे रहे थे, खुद कसम खा के कह रहे थे कि सब सबूत अदालत में रखेंगे, सारे सबूत मौजूद हैं, मगर रखे नहीं जा रहे हैं अदालत के सामने सबूत, कुछ अभी तक सामने नहीं आया। इसके अलावा DG एनएफ भी ये कह चुके हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ उनकी तफ्तीश मुकम्मल थी, इसलिए जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा गया था। अब DG एनएफ का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल है, वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरयार आफरीदी का कहना है कि सबूत मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से इंसदाद मंशियात की अदालत पहुंच गया है। उनकी गिरफ्तारी को 29 दिन हो गए हैं, चालान जमा हो गया है,
जिसमें किसी वीडियो का जिक्र नहीं है, कोई सबूत सामने नहीं आया है। इसके साथ राना सनाउल्लाह ने अपने इस एतराफ़ी बयान की भी तरदीद की है, जिसे चालान का हिस्सा बनाया गया है। राना सनाउल्लाह के अहले खाना और उनकी जमात जहां सबूत मांग रही है, वहीं राना सनाउल्लाह को जेल में सहूलियात के दम फराहमी और उनकी सेहत से मुतालिक भी फिक्रमंद है। आज इंसदाद मंशियात की अदालत में समाअत के मौके पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने भी राना सनाउल्लाह से मुलाकात की और इस मुलाकात से मुतालिक कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए शहबाज शरीफ ने बताया कि उन्हें राना सनाउल्लाह से मिलने से रोका जा रहा है, को जेल में कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। मैं आज सुबह अदालत में जनाब राना सनाउल्लाह साहब को मिलने गया। जेल में तो मिलने की मेरी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गई। मुझे अदालत में भी जाने से आज पूरी तरह रोकने की कोशिश की गई। उनको बिल्कुल एक अलहदा बैरक में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। ना उनके पास बेड है, ना उनके पास मैट्रेस है, ना उनके पास चारपाई है, ना उनके पास कुर्सी है, और वो ज़मीन पर उनको सोने पर मजबूर किया गया है। राना सनाउल्लाह इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं। उनका इतना भी हक नहीं कि उनको वहाँ पर एक मंजी बिस्तर दिया जाए। राना सनाउल्लाह के केस पे मुसलसल सवाल पैदा हो रहे हैं। एएनएफ ने रिमांड नहीं लिया था कि हमारे पास सबूत हैं। अदालत में बार बार मांगने के बावजूद सबूत नहीं दिए जा रहे। शहरियार आफरीदी ने कसमें कहा था कि सारे सबूत हैं, अदालत के सामने रखेंगे। वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, वो वीडियो फुटेजेस भी अभी तक सामने नहीं आई। एएनएफ आमतौर पर कार्रवाई के बाद एक वीडियो या तस्वीर रिलीज़ करती है कि हमने ये मंशियात पकड़ी हैं। वो तस्वीर या वीडियो अब तक सामने नहीं आई। उसके बाद जो एएनएफ ने कार्रवाइयाँ की हैं, उनकी वीडियो और तस्वीर ज़रूर रिलीज़ कर दी हैं। राना सनाउल्लाह की कोई वीडियो या तस्वीर नहीं आई। चालान में राना सनाउल्लाह का एतराफ़ सामने आ गया। हालांकि एएनएफ ने तो रिमांड लिया ही नहीं था, तो राना सनाउल्लाह ने कौन सी तफ्तीश में एतराफ़ कर लिया, ये सवाल पैदा हो रहा है, जिसको राना सनाउल्लाह ने डिनाई भी कर दिया कि ये सब मज़े का खेज़ है, मन घड़त है। ये सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह के वकील भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फराज शाह साहब, हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अब जाहिर है कुछ सवालात तो एएनएफ के हवाले से पैदा हो रहे हैं जो आपने उठाए भी। कम से कम अदालत के ऊपर मुकम्मल एतमाद है कि जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अदालत सबूत मांग रही है। अगर वो सबूत नहीं आते और एएनएफ नहीं देता, जो कि जाहिर उनकी जिम्मेदारी है कि दें, अगली उसमें समाअत में दे दें, तो चालान के हवाले से जो भी सवालात पैदा हो रहे हैं उस पर आपका एतमाद है कि सही प्रोसेस से ये चीज़ें गुजर रही हैं? खान साहब, मैं एक चीज़ आपके तवज्जो से इसको चाहता हूँ कि वो आवाम तक पहुँचनी चाहिए। देखें, एक कोडिफाइड लॉ है, प्रोसीजर हमारा जो है लिखा हुआ है, CRPC के मुताबिक चलना है। अभी तक जो प्रोसीडिंग है कोर्ट पे हमें पूरा एतमाद है, जजेस पे हमें पूरा एतमाद है, लेकिन ANF जिस तरीके से कंडक्ट कर रही है प्रोसीजर के अगेंस्ट जा रहे हैं। देखें, प्रीवियस डेट पे भी इन्होंने चालान सेंड टू कोर्ट नहीं किया। प्रीवियस डेट पे इन्होंने पुलिस रिपोर्ट जो थी ना पुलिस फाइल कोर्ट में पेश की। आज अब कॉपीज़ डिलीवर करनी चाहिए थी और प्रोसीडिंग सप्लाई ऑफ कॉपीज़ से रिलेटेड थी, लेकिन आज भी कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे वो चालान फाइल के साथ अवेलेबल नहीं थे। हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने वो एप्लीकेशन अलाउ की, उसके बाद हमने फ़ाइल पेरूज़ की है जज साहब की मौजूदगी में, और इस वक्त डॉक्यूमेंट्स फ़ाइल के साथ ना होना इस चीज़ की गमाजी करता है कि डिपार्टमेंट पैडिंग कर रहा है, डिपार्टमेंट फेक एविडेंसेस बनाने के लिए टाइम मज़ीद खेल कर रहा है और उनके पास इस वक्त तक कोई एविडेंस मौजूद नहीं। फराज अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है एएनएफ जैसे इदारे पर ये सवालात नहीं पैदा होने चाहिए जो फराज अली शाह राना सनाउल्लाह के वकील उठा रहे हैं, मगर एविडेंस बार बार कहने के बावजूद, दावों के बावजूद, शहरियार आफरीदी साहब की कस्मों के बावजूद अदालत के सामने नहीं रखा गया है। अब एक और रिमांड है, देखते हैं कि आइंदा पेशी में सबूत रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर पर बात करेंगे। हुकूमत की रिवायत बनती जा रही है कि पहले वो एक फैसला करती है और जब इस फैसले पर तनकीद होती है तो वो इसका भरपूर दिफा करती है, बार बार करती है, और फिर अचानक अपने फैसले से कभी कभार दस्तबरदार भी हो जाती है। एक ऐसी ही रिवायत वजारत इंसानी हुकूक ने कायम की है जो शेरी मजारी के मातहत है। वजारत इंसानी हुकूक ने इफ्तिखार अहमद लुंड को सिंध में इंसानी हुकूक के फोकल पर्सन की हैसियत से हटा दिया। यानी 19 दिन पहले इफ्तिखार अहमद लुंड को फोकल पर्सन नामजद किया गया। 19 दिन तक तनकीद होती रही, हुकूमत दिफा करती रही और आज अचानक अपने ही फैसले से हुकूमत पीछे हट गई। आखिर उन 19 दिनों में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हुकूमत को पीछे हटना पड़ा? गलती का एतराफ़ है या मामला कुछ और है? इसके लिए हमें इस पूरे केस का जायज़ा लेना होगा। 10 जुलाई को
वजारत इंसानी हुकूक ने इफ्तिखार अहमद नामी शख्स को सिंध में इंसानी हुकूक का फोकल पर्सन नामजद किया। उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस फैसले पर तनकीद हुई और कहा गया कि एक शख्स जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया हो, उसे एक सूबे में इंसानी हुकूक का फोकल पर्सन कैसे नामजद कर दिया गया। फोकल पर्सन नामजद होने से पहले इफ्तिखार अहमद लुंड पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने ड्राइवर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और लोहे की रॉड से अपने ड्राइवर के जिस्मानी आज़ा को नुकसान पहुंचाया। इस केस से मुतालिक ड्राइवर के बेटे जाहिद हुसैन का मौक़िफ़ है कि उनके वालिद का इफ्तिखार अहमद के मुंशी शफीक से इख्तलाफ था और शफीक की शिकायत पर इफ्तिखार अहमद लुंड ने ड्राइवर को अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया, जहां तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार अहमद लुंड ने साथियों से मिलकर उन पर बदतरीन तशद्दुद किया, जिसके बाद ड्राइवर को उनके अहले खाना अस्पताल ले गए और इफ्तिखार अहमद के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करा दी गई, जिसमें इफ्तिखार अहमद लुंड समेत तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत इक़दाम कत्ल की दफ़ा 324 और किसी शख्स की तौहीन के लिए मुजरिमाना फ़ेल की दफ़ा 355 आयद की गई। इन इल्ज़ामात को देखते हुए सोशल मीडिया पर शीरी मज़ारी की वजारत को तनकीद का निशाना बनाया गया, मगर शीरी मज़ारी इस तकर्रुरी का दिफा करती रहीं। इफ्तिखार अहमद को फोकल पर्सन नामजद करने के 3 दिन बाद ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में शीरी मज़ारी ने कहा कि इफ्तिखार अहमद लुंड को तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया है। अब सोशल मीडिया पर सियासत के लिए पीपल्स पार्टी की सरबराही में एक मुहिम शुरू कर दी गई है। इफ्तिखार वजारत इंसानी हुकूक के मुलाजिम नहीं है, बल्कि वो रज़ाकाराना तौर पर मेरे दफ्तर के लिए काम कर रहे होंगे और उनका काम ये होगा कि वो सिंध में केसेस से मुतालिक मालूमात और डेटा इकट्ठा करें। यानी एक शख्स जिस पर खुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है और संगीन इल्ज़ाम है, वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी वाले केसेस की मालूमात इकट्ठा करने के लिए वजारत इंसानी हुकूक की मदद के लिए रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे थे और वजारत इंसानी हुकूक उनका दिफा भी कर रही थी कि वो इल्ज़ामात से बरी हो गए हैं। लेकिन शीरी मज़ारी ने यह नहीं बताया कि वो इल्ज़ामात से कैसे बरी हुए और हकीकत में वो बरी भी हुए या नहीं हुए। हम आपको बताते हैं, इफ्तिखार अहमद लुंड के खिलाफ जब FIR दर्ज हुई तो उन्होंने अपनी बरादरी और दीगर बासर लोगों को ड्राइवर अल्लाह रखे के घर भेजा, जिसके बाद मुतासरा ख़ानदान ने उन्हें माफ़ कर दिया और अपनी शिकायत से दस्तबरदार हो गया। यानी इफ्तिखार अहमद लुंड इल्ज़ामात से बरी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दबाव के ज़रिए मुका किया। हमारे पास मुतासरा ख़ानदान की तरफ से बहुत सी सबूत मौजूद हैं जो ये वाज़ेह करते हैं कि वो सिर्फ अपनी लाचारी और बेबसी की वजह से इस केस से दस्तबरदार हुए। मगर हुकूमत तनकीद के बावजूद इफ्तिखार अहमद लुंड का दिफा करती रही। सिर्फ इंसानी हुकूक की वजारत ही नहीं, तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली अलीम आदिल शेख ने गुज़िश्ता दिनों घोटकी में अपने बराबर में बिठाकर इफ्तिखार अहमद लुंड से मुताल्लिक कहा कि हमारे पास सरिये वाला सेठ मौजूद है। ये चल रही है, बाकी इनके लिए गरीब का बच्चा कुछ नहीं है, गरीब की बेटी कुछ नहीं है, गरीब की माँ कुछ नहीं है, इनका अपना निजाम है। और बात यह है कि डंडे से बाज आते हैं। हमने भी अब सरिये वाला सेठ अपने सरिये वाला सेठ, एक गरीब ड्राइवर, गरीबों की बात की जा रही थी। गरीब ड्राइवर के साथ जो जुल्म हुआ, और जुल्म यह था कि जिसने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की उसे सिंध में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी दे दी। और फिर दूसरा जुल्म यह था कि गरीब शख्स पर तशद्दुद किया गया और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में निदामत की बजाय उसका मजाक उड़ाया गया। गरीबों की बात करते हुए गरीब शख्स के साथ हुए जुल्म का मजाक उड़ाया गया और सरिये वाला सेठ कहा गया और सब फिर उसके बाद हंस रहे थे। जिस वजारत इंसानी हुकूक को तशद्दुद का शिकार ड्राइवर का मुहाफिज बनना था, वो मुल्जिम की जामीन बन गई। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज तहरीक इंसाफ अपने फैसले से खुद पीछे हट गई और वजारत इंसानी हुकूक जिसने इफ्तिखार अहमद लुंड को फोकल पर्सन नामजद किया था, जिसका नोटिफिकेशन वापस ले लिया। शीरी मज़ारी ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए कहा कि यह फैसला केस की दोबारा तहकीकात और नए सबूतों की रोशनी में लिया गया है। इसके साथ शीरी मज़ारी ने अपने पहले फैसले पर निदामत का इजहार भी किया है। शीरी मज़ारी के इस बयान के बाद इस केस के 2 ज़ाविये सामने आते हैं। पहला यह है कि वजारत इंसानी हुकूक ने अगर अब नए शवाहिद की रोशनी में इफ्तिखार अहमद लुंड को फोकल पर्सन के ओहदे से हटाया है, तो फिर उनकी नामजदगी का नोटिफिकेशन क्या जल्दबाजी में जारी किया गया? क्या वजारत इंसानी हुकूक का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो किसको फोकल पर्सन नामजद कर रहे हैं? क्या वजारत इंसानी हुकूक का आज का नोटिफिकेशन अपनी इस गलती का एतराफ़ है कि इस वजारत को मज़ीद संजीदगी से काम करने वालों की ज़रूरत है, या मामला कुछ और है? अब दिलचस्प बात यह है कि इफ्तिखार अहमद लुंड एक बाअसर शख्सियत है और घोटकी में उनका असर रसूख है। उन्हें जिस वक्त फोकल पर्सन नामजद किया गया था तो घोटकी में पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद बख्श महर और आज़ाद उम्मीदवार अहमद अली महर ज़िमनी इंतखाबात लड़ रहे थे।
अहमद अली महर कहने को तो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें तहरीक इंसाफ और GDA की हिमायत हासिल थी। इसी दौरान इफ्तिखार अहमद लुंड को फोकल पर्सन बनाया गया। वजारत इंसानी हुकूक उनका दिफा करती रही, खुद वजीर साहिबा उनका दिफा करती रही। लेकिन जब इंतखाबात हो गए, अहमद अली महर को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से शिकस्त का सामना हो गया और शिकस्त के 5 दिन बाद वजारत इंसानी हुकूक ने इफ्तिखार अहमद को उनके ओहदे से हटा दिया। तो सवाल ही उठता है, इंसानी हुकूक को गलती का एहसास हुआ है या इंतखाबी मरहले में हुकूमत को इफ्तिखार अहमद लुंड की ज़रूरत थी, जो अहमद अली महर की शिकस्त के बाद ख़त्म हो गई थी। तो आज उन्होंने कह दिया कि अब री इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है और उन्हें हटा दिया गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हुई। अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।